तो, अ, चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे जो मरम वाला पार्ट हमने। जस्ट मिनट। ठीक है। आज हम करेंगे जो मरम वाला पार्ट हमने जहां से छोड़ रखा था। ठीक है। मैंने आपको कल हमने किया था, तीनों डिविजन्स हमने कर ली थी कि शाखाओं में कहाँ कहाँ पे मरम रहेंगे। दूसरे नंबर पे हम। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है हमने किया था कि भाई कौन कौन से मर्म है, मांस है, सिरा है, स्नायु है, अस्थि है, संधि है। ठीक है। फिर हमने तीसरा किया था कालांतर प्राणायाम मर्म कौन से हैं, सद्य प्राणायाम मर्म कौन से हैं, विशल्यगण कौन से हैं, वैकल्यकर कौन से हैं और रुजागर कौन से हैं। ठीक है। आइए जरा अब हम आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 15। ठीक है। देखो, जो दोस्तों हमारे कालांतर प्राणहर मर्म है, ठीक है, उसमें एक शब्द लिखा हुआ था कि भाई कालांतर प्राणहर मर्म में कौन कौन से मर्म थे। वो 33 मर्म जो थे वो कौन से थे? बक्ष मर्म थे 8, है ना। और क्षिप्र था, और तल हृदय था। ठीक है। जो हमने मार्क किए थे। ठीक है। भी क्षिप्र, तल हृदय और इंद्रबस्ती। इसके अलावा कट्टी कुन्नी भाभी में से कौन सा था आपका? कुकुंद्र को छोड़ के सारे, और 5 सीमंत, यही थे 33। लेकिन इसमें क्षिप्र मर्म जो है, इसके बारे में दो तीन जगह पे रेफरेंसेस आए हैं, हमें क्षिप्र मर्म का याद रखना है। ठीक है। देखो, क्षिप्राणी विद मात्राणी गणंती कालांतरेण च। कि भी पहला हमें क्या पता चला? डैश विद मात्राणी गणंती कालांतरेण च, ये रेफरेंस पूछा जाता है। तो ये किसके लिए बोला गया? क्षिप्र मर्म के लिए। तो क्षिप्राणी विद मात्राणी गणंती कालांतरेण च। फिर आइए 16 नंबर रेफरेंस, मर्म के लक्षण क्या बता रखे हैं? मर्माणी ना मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, सन्निपाता। बोला मर्म में जो है ये सारे इकट्ठे रहते हैं। तेषु स्वभावात ए विशेषण प्राण तिष्ठन्ति। तो इसमें दूसरे नंबर क्या है? मर्मों में क्या रहते हैं? स्वभाव से ही प्राण रहते हैं। तस्मात मर्मसु अभिहतांस्तान भावान अपद्यन्ते। कि भाई इस वजह से जब हम इस पे अभिघात हो जाता है तो इसके वैसे वैसे लक्षण पैदा होते हैं। ठीक है। तो हमें ये पता चला, पहली चीज कि प्राण प्रतिष्ठित होते हैं मर्मों में। दूसरे नंबर की मर्म जो है, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये इकट्ठे होते हैं सन्निपात से। ठीक है। फिर आइए आगे, श्लोक नेक्स्ट पे। सद्य प्राणहर मर्म, इसमें कौन सा महाभूत होता है? क्वेश्चन में पूछा जाता है। सद्य प्राणहरानी आग्नेयानी। ठीक है। आग्नेय महाभूत की वजह से होता है ये। ठीक है। अग्नि गुणेश गुणेव आशु क्षीणेन क्षप्यंती। कि भाई आगन्य गुण के करके ये जल्दी से ही भाई मार देता है। फिर आइए आगे, कालांतर प्राणहरानी सौम्य आग्ने आग्नेयानी। कि कालांतर प्राणहर मर्म जो है सौम्य और आग्नेय दोनों हैं। गोला कर लेना इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग्नेय कौन सा है हमारा? जो है सद्य प्राणहर मर्म। सौम्य और आग्नेय दोनों महाभूत किसमें है? कालांतर प्राणहर मर्म में। ठीक है। सौम्य और आग्नेय होने से क्या होता है? आग्नेय गुणेशु आशु क्षीणेशु क्रमेण च सोम गुणेशु कालांतर क्षप्यंती। कि भाई आग्नेय गुण के करके तो जल्दी जल्दी क्षपण करता है, और कालांतर करता है सोम की वजह से, इसलिए कालांतर प्राणहर मर्म में सौम्य और आग्नेय दोनों गुण होते हैं। फिर आता थर्ड नंबर पे विशल्य घन। विशल्य घन मर्म जो है, देखो नाम से ही पता चल रहा है शल्य है। शल्य है तो इसमें क्या रहती है? वायु रहती है। ठीक है। जब उसको हम ऐसे निकाल देते हैं, खुद पक्के बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो उत्क्षेप स्थपनी। ठीक है, विशल्यगन। तो अगर हम उसको खुद खींच के बाहर निकालते हैं तो उसमें से एयर निकल जाती है, वायु। तो इसमें कौन सा महाभूत होगा? वायु। विशल्य प्राण हरानी वायव्यानी। ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे लिखा है, शल्य मुख अवरुद्धो यावद। ठीक है। अंतर वायु तिष्ठति, बोला जब तक शल्य है उसके अंदर वायु जब तक बैठी हुई है, तावत जीवती, तब तक आदमी जीता रहता है। उद्धृत मात्रे तु शल्य, कि शल्य को जैसे ही निकाल दे, मर्म स्थान आश्रित वायु निष्क्राम्य थी, बोला मर्म स्थान स्थित वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। तस्मात सशल्यो जीविते उद्धृत शल्यो म्रियते। हाईलाइट कर लेना इसको।
कि सशल्य रहेगा पेशेंट तो जीवित है, अगर उसको उद्धृत कर देंगे आप तो बंदा मर जाएगा। ये किसके लिए बोला गया? विशल्यगन के लिए। फिर आइए आगे, वैकल्यकर। वैकल्यकर अकेला सौम्य गुण वाला होता है। ठीक है, देखो पहला सद्य प्राणहर आगन्य है, कालांतर प्राणहर आगन्य और सौम्य दोनों है। थर्ड नंबर पे आता है आपका विशल्यगन, वायव्य गुण वाला है, और वैकल्यकर सौम्य होता है। ठीक है, सोमो ही स्थिरत्वात शैत्यात प्राण अवलंबनम करोति, कि भाई सोम गुण होने के करके ये स्थिर भी है और शैत्य भी है, और ये प्राणों का अवलंबन करता है, मतलब प्राणों को जब तक है कोई चक्कर नहीं है, विकलता ही करेगा, कोई बड़ी सीन नहीं पैदा करेगा। फिर लास्ट में आता है रुजाकर। रुजाकर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अग्नि और वायु महाभूत दोनों हैं। ठीक है, तो विशेषतो तू रुचा करा पंच भौतिकम च रुचाम आहुरे के, कि ये पंच भौतिक यहाँ पे इसको मानते हैं कि रुचाकार मर्म जो है पंचभौतिक होता है, कुछ आचार्य लेकिन भाई इति आहुर एके मतलब कोई अन्य आचार्य मानते हैं कि पंचभौतिक होता है, लेकिन हमें तो पता है कौन सा महाभूत है, अग्नि और वायु। तो सत्य प्राणहर आगन्य है, सौम्य आगन्य है कालांतर, अकेला वायव्य है विशल्यघन। भाई अकेला जो सोम गुण वाला है वैकल्यकर, और रुजाकर जो है वो अकेला वायु नहीं है, अग्नि और वायु दोनों वाला है। और कुछ सुश्रुत में अन्य आचार्यों के मत से ये कैसा है, पंचभौतिक है। आइए जरा अब आगे श्लोक नंबर 18 में, ये अन्य आचार्यों का मत है। ठीक है भाई, केचिद आहु मासादीनां पंचानाम अपि समस्ताम विवृद्धानाम च संवाय सद्य प्राणहारानी, बोला है कि भी कोई अन्य आचार्य मानते हैं जिस जगह पे मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि इकट्ठे हों सारे के सारे, ठीक है, मतलब पांचों के पांचों चीजें ये इकट्ठी हों, वो सद्य प्राणहर मरम है। ये अन्य आचार्यों का मत है, सुश्रुत का मत नहीं है। ठीक है, दूसरा, इनमें से कालांतर प्राणहर मरम है, एक कम जिसमें होगा। ठीक है, कि भाई देखो एक हीना नाम अल्पना नाम कालांतर प्राणहानि, बोले भी इनमें से कोई एक कम हो, मतलब चार मास सिरा स्नायु अस्थि संधि इनमें से कोई चार चीजों का संयोग बन रहा है तो कालांतर प्राणहर मर बन गया। फिर भाई तीन का बनेगा तो क्या होगा, द्विहीनानी विशल्य प्राणहरानी, कि भाई अगर दो कम होंगे या फिर तीन मां सिरा स्नायु में से कोई भी, मां सिरा स्नायु अस्थि संधि में से कोई भी तीन इकट्ठे एक जगह पे होंगे वो विशल्य गण मर्म है। फिर भाई इसके बाद त्रिहीनानी वैकल्य करानी, भाई तीन हीन है जिसमें, या फिर दो ही उसमें मास सिरा में से, या मास स्नायु होगा सिरा स्नायु होगा, कोई भी वो जो दो होंगे इकट्ठे एक जगह पे तो वो वैकल्यकर होगा। और लास्ट में भाई एक ही जिसमें हो वो कौन सा है, रुचाकर। ठीक है भाई, एक अस्मिनेव रुचाकराणी नैब यतो अस्थि मरमसु अपि अभिहतेषु शोणितागमनम भवति, कि भाई तो ये इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि भाई मां सिरा स्नायु अस्थि संधि, ठीक है, अगर ये पांचों होंगे, इन पांचों के मेल से कौन सा बना, अन्य चारों का मत है सत्य प्राण हर मर्म, चार से कालांतर, तीन से विशल्यघन, भाई वैकल्यकर चार मतलब चार कम होने से, ठीक है, और नहीं मतलब दो गुण दो होने की वजह से, और आपका एक से कौन सा वाला है, आपका रुचा कर्मरम। ठीक है, फिर आइए आगे, चतुर्विधा यास्तु सिरा शरीरे प्रायण ता मर्मसु सन्निविष्टा, कि बोले चार प्रकार की सिराएं जो शरीर में विद्यमान हैं, भाई ये क्या करती हैं, मर्मों में प्रविष्ट होती हैं। फिर आगे, स्नायु अस्थि मासानी तथैव संधि संतर्पेत देहम प्रतिपाल्यन्ति, इस रेफरेंस को मार्क कर लेना। ठीक है, ये रेफरेंस पूछा गया, चतुर्विधा यास्तु सिरा शरीर, एनआईए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, फिर आइए, शल्य चिकित्सा में मर्म की रक्षा करनी चाहिए, कि शल्य चिकित्सक को देखो, शल्य चिकित्सक का हमें ये तो पता है ना, विषयार्थ क्या है, मर्म, चिकित्सार्थ क्या है शल्य चिकित्सक का, शल्य चिकित्सक का चिकित्सार्थ क्या है, रक्त मोक्षण। ठीक है, आइए जरा श्लोक नंबर 20-21 में देखो जरा, सबसे पहले, तथा क्षते मर्मणिता प्रवृद्धा समंततो वायुर्भी स्त्रीणोति, ठीक है, कि भाई मर्म पर जैसे ही अभिघात हुआ तो वायु ही सबसे पहले इसको चारों ओर से आके भाई अभितृणोति, समंत तो मतलब चारों तरफ से वायु उसको घेर के बैठ जाती है। ठीक है, फिर विवर्धमानस्तु सा, कि भाई अब जो वायु जो है चारों तरफ से घेर के बैठ गई तो ये बढ़ जाएगी जब रुजासु तीव्रा प्रतोनोति काय, कि भाई बहुत ज्यादा तीव्र रुजा उत्पन्न होगी। पहला नंबर हमें पता चला कि मर्मों पे अभिघात होगा तो क्या होगा, चारों तरफ से वायु आके घेर लेगी, तो और वायु इसको घेरती है इसलिए यहाँ पे रुजा होती है तीव्र। फिर रुजाभिभूतम तु ततः शरीरम प्रलीयते नश्यति च अस्य संज्ञा, दूसरा नंबर, पहला पहला लक्षण क्या मिला हमें कि वायु चारों ओर से घेरती है तो तीव्र रुजा होगी, दूसरा नंबर पे क्या
आता है? रुजाभिभूतम तू ततः शरीरम प्रलीयते, कि भाई इसके बाद रुजा जब चारों तरफ से इसको घेर लेती है, भाई नश्यति च अस्य संज्ञा, दूसरा लक्षण क्या मिलेगा हमें? संज्ञा का नाश। ठीक है भाई, संज्ञा का नाश मिलेगा। तीसरा तीसरा अतो शल्यम ही बी निर्हरंतु इच्छन मर्माणि यत्नेन परिप्रेक्ष्य, कि भाई हमें शल्य निकालने हैं तो हमें सबसे पहले मर्मों की, सबसे पहले हमें यत्न पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए या उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हमें इस रेफरेंस को मार्क कर लेना है। तो बताइए जरा मुझे, मर्मों पे अभिघात होने से क्या होगा? पहली रुजा, दूसरा संज्ञानाश। फिर आइए भाई, अब देखो कि भाई अब कोई मर्म है, सद्य प्राणहर मर्म है हमारे पास। सद्य प्राणहर मर्म कितने हैं दोस्तों? सद्य प्राणहर मर्म हमारे पास 19 है। ठीक है, 19 मर्मों के अगर आसपास लगता है, ठीक है, सद्य प्राणहर मर्म पे अटैक नहीं होता, उसके आसपास होता है, तो कालांतर में मारेगा। ठीक है, देखो, तत्र सद्य प्राणहरम अंते विद्धम कालांतरेण मारेती, कि भाई सद्य प्राणहर के आसपास अगर चोट लगती है तो कालांतर में मारेगा। दूसरे नंबर पे कालांतर प्राणहरम अंते, कालांतर प्राणहर के अंत में अगर चोट लगेगी तो वैकल्यम आपाद्यति, हाईलाइट कर लेना इसको। हमने वैसे सीक्वेंस क्या पढ़ा था? सद्य, कालांतर, विशल्य, वैकल्य, फिर रुजाकर। ये पांच हम यही पढ़ रहे हैं ना। सद्य प्राणहर मरम जैसे हमने आगन्य पढ़ा, फिर सौम्य आगन्य पढ़ा, फिर वायव्य पढ़ा, फिर वैकल्य हमने जो है सौम्य गुण वाला पढ़ा, और एंड में अग्निवायु वाला रुजाकर पढ़ा। लेकिन फिर हमने पंचमहाभूतों वाले जो, सॉरी, मां शिरा स्नायु अस्थि संधि, इनके पांचों के संयोग से है तो सद्य प्राणहर है, चार के संयोग से है तो कालांतर प्राणहर है, तीन के संयोग से है तो विशल्यगन है, दो के संयोग से है तो वैकल्यकर है, और एक ही है जिसमें मां शिरा स्नायु में से कोई एक है तो वो रुचाकर है। हमें इतना तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पे सीक्वेंस की जब बारी आती है तो ये सीक्वेंस डिसरप्ट हो गया हमारा। ठीक है, कि भाई सद्य प्राणहर के आसपास लगेगा कालांतर मारेगा, समझ आता है, लेकिन कालांतर के आसपास लगेगा तो विकलता उत्पन्न होगी, वैकल्यकर हो जाएगा वो। फिर देखो विशल्य घन पे भी आसपास चोट लगेगी तो भी विकलता पैदा होगी। भाई वैकल्य विशल्य घनम वैकल्यकरम च भवति, विशल्य घन के आसपास चोट लगेगी तो विकलता उत्पन्न होगी। तो कालांतर में भी विकलता पैदा हो रही है, विशल्य घन में भी विकलता पैदा हो रही है। विकलता मतलब वहां पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनिंग जो है वो चली जाती है। ठीक है भाई, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। फिर आइए आगे, वैकल्य कर कालांतरेण क्लेशति रुजाम चक्रोति, कि वे वैकल्य कर के आसपास चोट लगेगी तो कालांतर में रुजा उत्पन्न होगी, और रुजा के आसपास होगी तो कम अतीव्र वेदना होगी। रुजा कर के आसपास अगर चोट लगेगी, रुजा कर पे पूरी पॉइंट पे चोट नहीं लग रही, आसपास चोट लग रही है, तो अतीव्र रुजा होगी। तो हमारे पास ये पांचों के पांचों लक्षण पता चल गए। फिर आइए आगे, मैंने आपको बोला ना कि भाई क्षिप्र मर्म के लिए हमें दो तीन श्लोक मिलते हैं। एक डैश विद्ध मात्राणी घनंती कालांतराणी कालांतरेण च, ये कौन है? क्षिप्र के लिए बोला गया। आगे हम पढ़ेंगे, सद्य वाला भी लिख रखा है, कदाचित आशु मारयंती, डैश कदाचित आशु मारयंती, क्षिप्राणी कदाचित आशु मारयंती, नेक्स्ट श्लोक में आएगा। देखो, तत्र सद्य प्राण हराणी सप्तरात्रा रात्र अभ्यंतरन अभ्यंतरान मारयंती, बोला कि सद्य प्राणहर मरम के आसपास अगर चोट लगे तो ये क्या करता है? कितने दिनों में मार देता है? 7 दिनों में। ठीक है, आसपास में सद्य प्राणहर मरम पे चोट लगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य प्राणहर मरम पे चोट लगे तो कितने दिनों में मृत्यु हो जाती है? 7 दिनों में। कालांतर में कालांतराणी पक्षान मासाद बा, कि कालांतर में अगर चोट लगेगी तो 15 दिन या 1 मास में मृत्यु हो जाएगी। तीसरे नंबर पे अब आता है तेषु अपीतु, इसमें भी कालांतर में भी एक अलग है, क्षिप्राणी कदाचित आशु मारयंती, क्षिप्र मरम जो है कभी कभी आशु जल्दी मार देता है। ठीक है, आशु मारयंती। फिर आइए, विशल्य प्राण हराणी वैकल्य कराणी च कदाचित अभिहतानी मारयंती, कि भाई कभी कभी जो विशल्य गण है, वैकल्य कर है, ये भी बंदे को मार देते हैं, लेकिन इन्होंने उसका स्पेसिफाई नहीं कर रखा। ठीक है, तो हमारे पास ये काल मर्यादा भी आ गई। सद्य प्राणहर 7 दिनों में मारता, कालांतर 15 से 1 महीने में मारता है। लेकिन जो हमारा सॉरी, जो हमारा ये है, क्या नाम है इसका, क्षिप्रमर्म, ये कदाचित आशु मतलब 15 से पहले भी मार देता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, कदाचित आशु मारयंती। कालांतर का वैसे कितना है सीक्वेंस? भाई 15 दिन से 1 महीने में, लेकिन उसमें से भी जो कालांतर में क्षिप्र मर्म है, ये कभी कभी आशु मार देता है। ठीक है, फिर आइए आगे। अब ये प्रत्येक मर्म के ऊपर अभिघात के लक्षणों का वर्णन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला होता है क्षिप्र मर्म, हमें पता ही है, पैर का अंगूठा और भाई हमारी जो ये है
उंगली है, ठीक है, सेकंड टो जो है, ठीक है, इसके बीच में। तत्र पादस्य अंगुष्ठ अंगुली मध्य क्षिप्रम, ठीक है। तो अब क्षिप्र मर्म है, ठीक है। अब जो हमारा मेटाटार्सल और जो हमारा फेलेंजिस का जॉइंट बनता है पहला, उसी के बिल्कुल जस्ट मीडियल साइड पे, सॉरी लेटरल साइड पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्षिप्र मर्म। अब क्या कहां बता रखा है, पाद अंगुष्ठ अंगुली मध्य क्षिप्रम नाम मर्म, ये क्षिप्र मर्म है, ठीक है। इसका विद्ध मात्र से को क्ष से क्षिप्र, तत्र अक्षेपण मरणम, अक्षेपण मतलब उसको भाई दौरे दे पौने के ना बंदा मर जाएगा। तो क्ष से क्षिप्र, अक्षेपण, क्षे दोनों को हाईलाइट कर लेना, अक्षेपण मरणम याद रहेगा। फिर आइए आगे, तल हृदय, तल हृदय कहाँ पे होता है, मध्य उंगली के, ठीक है। देखो, तत्र मध्य अंगुली अनुपूर्वेण, मतलब मध्य उंगली के बिल्कुल अनुपूर्व, मतलब उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है भाई। मध्य पाद तलस्य, तो इसका मध्य भाग, तो हम इसको जब ऐसे फोल्ड करते हैं तो हमारा ये तल हृदय निकल आता है, ठीक है। तल हृदय पे क्या बता रखा है, तल हृदय नाम, इसका क्या होगा, तत्र तल हृदय, तत्र रुजाभिमरणम, तल हृदय कैसा है, रुजाभिमरणम, ठीक है, रुजा से मृत्यु होती है। पहला वाला अक्षेपण मरणम कौन है, क्षिप्र। रुजाभिमरणम कौन सा, तल हृदय। फिर आता है कूर्च, कूर्च पे क्या है, कूर्च भाई कूच कुच के कदम रखता है ना बंदा, ठीक है। फिर देखो देखो जरा, क्षिप्रस्य क्षिप्र के ऊपर, ऊपर मतलब इस तरफ को, ठीक है। क्षिप्रस्य ऊपरिष्टाद उभयता, कि भाई क्षिप्र के दोनों ओर उभयता, मतलब ये दोनों साइड जो हैं, ये हमारी किसकी है, क्षिप्र मर्म की है। तो क्षिप्र मर्म को क्या बोल रखा है, सॉरी कूर्च मर्म की है। कूर्चो नाम तत्र पादस्य भ्रमण बेपनम, कि भ्रमण बेपन करता रहता है बंदा, ठीक है। कि बेपन मतलब कांपता है, भ्रमण मतलब घूमता रहता है यहां वहां, ठीक है। फिर आइए आगे, अगला आता है आपका कूर्च शिर, ठीक है। श से शिर, श से शोफ आएगा। देखो, गुल्फे संधिर अधा उभयता, गुल्फ संधि के अधा में कूर्च शिर है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारे ये है कूर्च शिर, ठीक है। तो कूर्च शिर क्या बता रखा है कूर्च शिर का, कि भाई गुल्फ संधिर आधे उभयता, गुल्फ संधि ये पैरों का बात कर रहे हैं, लेकिन हाथों में भी वही है, गुल्फ संधि अधा, ठीक है, मणिबंध के अधा, ठीक है। अब देखो क्या बता रखा है, कूर्च शिरो नाम, ठीक है, ये कूर्च शिर नामक मर्म है। इसको क्या बता रखा है इन्होंने, कि भाई रुजा शोफो, रुजा और शोफ, श से शिर, श से शोफ, ठीक है, रुजा शोफ। तो अब हमारे पास पहला भाई अक्षेपण मरणम, दूसरा भाई आपका रुजा भी मरणम, तीसरा भी भ्रमण पेपन, ठीक है। कौन करता है, कूर्च पे, कूर्च शिर पे क्या है, रुजा शोफो। फिर आइए आगे, भाई गुल्फ, गुल्फ में क्या होगा, स्तब्ध पादता और खंजता, हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है भाई। गुल्फ, गुल्फ आपको पता ही है, पाद जंगियो संधाने, कि पैर और जंगा का जहां पे संधान होगा, ठीक है, मणिबंध है, ठीक है। इसका क्या है आएगा लक्षण, इसका स्तब्ध पादता, पैर स्तब्ध हो जाएगा, और आपका खंजता, वाह, ठीक है। फिर आइए आगे, मतलब फुट ड्रॉप टाइप। फिर आइए आगे, पार्षणी प्रति जंगा मध्य, ठीक है, कि पार्षणी के, ठीक है, प्रति पार्षणी की तरफ, जंगा के मध्य में, पार्षणी का मतलब पीछे की तरफ को, ये पोस्टीरियरली इसकी पोजीशन बता रखी है, किसकी, इंद्रवस्ती की। जंगा मध्य मतलब जहां पे हमारा ये मिड ऑफ दिस काफ मसल है, जहां पे हमारा बक्कड़ बनती है काफ दी, ठीक है, बिल्कुल वो जगह है किसकी, इंद्रवस्ती की। उसको दबाओगे आपको पेन भी फील होता है। तो इंद्रवस्ती की जगह कहां बता रखी है, पार्षणी प्रति जंगा मध्य, जंगा के मध्य में, पार्षणी की तरफ से, तो मतलब ये पोस्टीरियरली है मर्म की स्थिति, ठीक है। फिर देखो क्या लिख रखा है, इंद्रवस्ती नाम, यहाँ पे इंद्रवस्ती होता है। और इंद्रवस्ती हमारा जब आपको पता हो ये मांस मर्म है ना, तो लेकिन इसका मरण कैसे हो रहा, शोणित क्षयण मरणम, हाईलाइट कर लेना, शोणित क्षयण मरणम। इंद्रवस्ती किससे मरता है बंदा, शोणित क्षय से। फिर आइए भाई, जंघो उर्वो के संधाने, कि जंगा और उरु के संधान, या फिर फीमर और टीबिया फिबुला का जो जूनियन पॉइंट है वो हमें पता है, ये जानू जगह होती है, जानू नाम, तत्र खंजता, उसमें अकेला खंजता मिलेगी। देखो नीचे वाले ज्वाइंट में, गुल्फ में क्या मिल रही थी, स्तब्ध पादता प्लस इसके खंजता, ऊपर वाले में अकेली क्या मिल रही है, खंजता। फिर आइए आगे भाई, जानूर उभे ऊर्ध्वम उभेत त्रे अंगुल मानो, ठीक है, जानू के उभे ऊपर की तरफ को 3 अंगुल ऊपर, कितना अंगुल ऊपर, त्रय अंगुलम, ठीक है, 3 अंगुल ऊपर कौन सा वाला मरम है आपका, अणी मरम है, ठीक है। आप थाइज में दोनों तरफ दबाओगे तो आपको फील भी होगा, ठीक है। इन्होंने कहा बता रखा है, जानू ऊर्ध्व उभ्यता, उभ्यता मतलब दोनों साइड, मीडियल साइड भी और लेटरल साइड भी, दोनों साइड पे कौन सा वाला मर्म है हमारा, आपका भाई जो है
इन्होंने इसका नाम नहीं दे रखा, आणी मरम है ये, ठीक है, आणी मरम होता है। उर्दू उपयता त्रय अंगुल मानो नाम तत्र शोभ अभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता, शोभ की अभिवृद्धि होगी और भाई स्तब्ध शक्तिता, ठीक है। आप इनको पकड़ोगे मिडिल साइड पे और लेटरल साइड पे, बिल्कुल जस्ट दोनों साइड पे, ठीक है, उसको दबाओगे तो आपको फील होगा कि अजीब सा पेन। आप ऊपर नीचे करेंगे वैसा पेन नहीं होगा, 3 अंगुल पे करेंगे तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये क्या है, शोभ अभिवृद्धि, मतलब सूजन ज्यादा बढ़ जाती है और स्तब्ध शक्तिता, ठीक है। फिर आइए आगे, भाई उर्वी, उर्वी क्या है, उरु मध्य उर्वी नाम, उरु के सेंट्रल में ये पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। भाई उर्वी नाम, इससे क्या मरेगा, जैसे भाई इंद्रवस्ती से मर रहा था, किससे मरा था इंद्रवस्ती से, शोणित क्षयण मरणम था। यहाँ पे शोणित क्षयण शक्ति शोषा, शोणित क्षय भी हो रहा है और शक्ति का शोष भी हो रहा है। फिर आइए आगे, ऊर्वो, ऊर्वी मर्म के ऊर्ध्वम अधोवंशना, ऊर्व इसके उर्वी मर्म जो है उसके ऊपर और वंक्षण के अधा में, ठीक है, कौन सा वाला है, लोहिताक्षम नाम, ठीक है, लोहिताक्ष होता है। तत्र लोहित क्षयण मरणम पक्षाघातो बा, हाईलाइट कर लेना, ये भी लोहित क्षयण मरणम है। और सबसे अंत में आता है आपका बिटप, बिटप कहाँ होता है, वृषण और वंक्षण के मध्य, ठीक है, जो बिल्कुल ही इनग्वाइनल रीजन हमारा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला बोला गया है इन्होंने, वृषण और इसके मध्य में क्या बोल रखा है, बिटपम नाम, ठीक है। इस पे अगर अभिघात हो जाए तो शांड्य अल्प शुक्रता व भवती, शांड्य और अल्प शुक्रता होगी। तो टांगों के हमें पता चल गए भाई, क्षिप्र मरम पे अभिघात होगा तो क्या होगा, भाई क्ष से क्षिप्र, क्ष से अक्षेपण मरणम। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका तल हृदय, तल हृदय जो है हमें पता ही है, ये बिल्कुल अनुपूर्व है मध्य उंगली के, पैरों में भी बिल्कुल मध्य उंगली के अनुपूर्व है, ठीक है। और इसको क्या करने को बोल रखा है, यहाँ पे क्या लक्षण मिलता है हमें, यहाँ पे लक्षण मिलता है हमें रुजाभिमरणम। तीसरे नंबर पे आता है कूच, कूच कूच के घूमनो घूमो, है ना, कूच कूच के कदम रखते हैं ना, ठीक है, भ्रमण बेपन, ठीक है। फिर आइए आगे, भाई कूच शिर, रुजा शोफो, श से शोफ, श से शिर। फिर आइए आता अगला आता है आपका कुर्शिर के बाद गुल्फ, गुल्फ में क्या बोल रखा है, स्तब्ध पादता और खंजता। फिर अगला आता है इंद्रबस्ती, शोणित क्षयण मरणम। फिर अगला आता है जानू, अकेली खंजता। फिर अगला आता है आपका जानू से ऊपर आणी, आणी में क्या होगा, एक तो स्तब्ध शक्तिता तो है ही है, लेकिन शोफ अभिवृद्धि। फिर अगला आता है आपका आनी के बाद उर्वी, उर्वी जो है आपका, इस पे क्या होगा, इस पे जैसे क्षिप सॉरी इंद्रबस्ती था, शोणित क्षयात शक्ति शोष। फिर अगला आता है लोहिताक्ष, लोहिताक्ष में तो लोहित तो हमें पता ही है रक्त है, तो इसमें लोहित क्षयण तो होगा, लोहित क्षयण मरणम। साथ में इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना, पक्षाघात लक्षण मिलता है। फिर अगला आता है आपका भाई बिटप, बिटप में क्या होगा, वृषण और वंक्षण के मध्य है, तो इसमें शांड्यता और आपका अल्प शुक्रता मिलता है। फिर आइए अब इसमें मतलब बाहु का जो मर्म है उनका, या बाजुओं के मर्म जो है उनका वर्णन नहीं कर रखा, इनका हम आगे मिलेगा। देखो, विशेषस्तु यानी सॉरी एवं अन्यतम एकदेशम एकादशम शक्ति मर्माणी व्याख्याता, नहीं बोला, इस तरीके से 11 शक्ति मर्मों का वर्णन कर दिया। लेकिन भाई बाहु में यही होती हैं सारी की सारी, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं, कौन सी, मणिबंध, कूर्पर और कक्षधराणी, ठीक है। कि मणिबंध आपका भाई बिटप की जगह कक्षधर है वहां पे, ठीक है, कूर्पर और कक्षधर। अब मणिबंध पे क्या लक्षण मिलेगा, देखो जरा, विशेषस्तु मणिबंधे कुंठता, हाईलाइट कर लेना, मणिबंध में क्या मिलेगी, कुंठता। दूसरे नंबर पे आता है आपका भाई कौन सा वाला, भाई कूर्पर, कूर्पर में क्या मिलता है, कूर्पर कुणी, इसको हम कोणी भी बोलते हैं ना, याद रखना, कूर्पर में कुणी मिलेगा, ठीक है। और सबसे एंड में कक्षधर में पक्षाघात, हाईलाइट कर लेना। बिटप में देखो पक्षाघात वाला लक्षण नहीं था, वहां पे हमें भाई ये जो लोहिताक्ष है, यहाँ पे पक्षाघात लक्षण था टांगों में, लेकिन भाई आपका पक्षाघात लक्षण कक्षधर में है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जैसे टांगों में बिटप है वैसे बाजुओं में कक्षधर है, लेकिन कक्षधर में क्या लक्षण मिलता है, भाई पक्षाघात। तो हमारे पास क्लियर हो गया भाई, भाई मणिबंध में कुंठता, ठीक है, भाई जो आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कूर्पर में कुणी, इसको कोणी भी बोलते हैं ना, कुणी याद रख लेना। और पक्षाघात कक्षधर में है, ये अलग से सिम्टम है, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये शक्तियों के 44 मर्म खत्म होते हैं, इनके लक्षण खत्म होते हैं। फिर आइए दूसरे नंबर पे अब भाई मध्य शरीर, मध्य शरीर में भी उर उदर की, उर उदर में भी
सबसे पहले हम देखते हैं उदर के भाई मर्म जो है आपका गुद मर्म। ठीक है, सबसे पहले तत्र वात वर्चो निरसनम, वात और वर्च का मतलब अपान वायु बाहर निकलती है और मल बाहर निकलता है। स्थूलांतर प्रतिबद्धम, स्थूलांतर से जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुद्दम नाम मर्म, ये गुद मर्म है। ये कैसा मर्म है? सद्य प्राण मर्म है। तत्र सद्यो मरणम, याद करने की जरूरत नहीं। फिर आइए आगे, अगला आता है बस्ती। ये भी सद्य वर्ण वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन है, उसको हाईलाइट करेंगे आप। देखो, अल्पमास शोणित अभ्यंतरता कट्याम, हाईलाइट कर लेना, इतना रेफरेंस पूछा जाता है। अल्पमास शोणित वाला कौन से वाला मर्म है? जिसमें अल्प मास है और भाई अल्प ही शोणित है, ऐसा मर्म कौन सा है भाई? ये है हमारा भाई कटी के अंदर रहता है, अभ्यंतरता कट्याम। इसको भाई क्या बोलते हैं? बस्तिर नाम अपी तत्रापि सद्यो मरणम है, तो ये सद्य मरणम। लेकिन इंपॉर्टेंट है अगली, अश्मरी व्रणाधृते, कि अश्मरी की वजह से उस पे आगे कोई व्रण बन गया, इसको छोड़ के। ठीक है, तत्रापि उभेतो भिन्ने ना जीविती, बोला अगर ये भिन्न हो जाए, उभेता दोनों तरफ से, ठीक है, फट जाए वो, ठीक है, ट्रॉमेटिक इंजरी कोई भी, अशुभरी को छोड़ के। ठीक है, एक तो भिन्न मूत्र स्रावी व्रणो भवती सातु यत्रेन उपक्रांतो रोहिती, कि भाई अगर ये अश्मरी के अलावा व्रण बनेगा तो बद्दा तो इमीडिएट मर जाएगा। लेकिन भाई अगर भाई तत्रो भेतो भिन्ने ना जीवती, बोला अगर दोनों तरफ से भिन्न हो जाए तो भी ये जीवित नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक तरफ, एक तो भिन्ने, एक तरफ मूत्रस्रावी बने, जो हम सुप्रापिपी कैथेटराइजेशन करते हैं, बंदे को कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक तरफ व्रण कर रहे हैं, वहां पे कैथेटर डाल देते हैं हम। तो बोला एक तो भिन्नम, बोला उबे तो भिन्न है तो ना जीवती। पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि ये जो है अल्प मास और अल्प शोणित वाला मर्म कौन सा है? हमारा बस्ती मर्म है। एक चीज हमारी क्लियर हुई, ये सद्य मरण है अगर अश्मरी को छोड़ के इस पे व्रण बना है, पहली बात। दूसरा हमें क्या पता चला कि उबे तो भिन्न हो गया तो भी ये सत्य मरण है। तीसरा हमें क्या पता चला कि भाई अगर एक जगह से भिन्न है तो मूत्रस्रावी व्रण बनते हैं जो यतन से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, फिर आइए आगे, आपका आता है नाभि। नाभि मर्म को हाईलाइट करना, देखो, पक्वामाशय मध्य, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में क्या होता है? सिरा प्रभवा, हाईलाइट कर लेना। सिराओं से उत्पन्न होने वाला कौन सा मर्म है? नाभि मर्म। ठीक है, और आगे तत्रापि सत्य मरणम, बंदेश को हृदय मार के आते हैं सिरा बला। ठीक है, ये भी सद्य मरण है, याद करने की जरूरत नहीं। फिर आइए आगे लास्ट में हृदय, ये भी सद्य मरण मारने वाला होता है। हृदय वाला कहां पे है? देखो, स्तन्योर मध्य, दो स्तनों के मध्य में। ठीक है, अधिष्ठाद उरस्य आमाशय द्वारम, कि भाई जो उर और आमाशय का द्वार होता है वहां पे हृदय रहता है। फिर आगे आओ, सत्वरज तमाधिष्ठानम हृदयम, सत्वरज तम का अधिष्ठान क्या है? हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, पांचवें चैप्टर में, चौथे चैप्टर में भी पढ़ा हम, कि पांचवें में पढ़ा, चौथे में पढ़ा हमने, कि सत्वरज तम का अधिष्ठान कौन है? हृदय, जहां पे हमने निद्रा का वर्णन किया चौथे चैप्टर में अभी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या, सत्वरज तम का अधिष्ठान है, हमें पता ही है हृदय है। और फिर भाई तत्रापि सद्य मरणम, याद करने की जरूरत तो नहीं, छोड़ दें इसको। फिर आइए आगे, अगला आता है अब आपका भाई स्तन मूल और स्तन रोहित। ठीक है, तो हमें पता ही है स्तन मूल तो सिरा मर्म है, स्तन रोहित कौन सा मर्म है? इट्स गुदा रोहित। ठीक है, मांस मर्म है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आता है आपका स्तन मूल। स्तन मूल क्या? स्तन, स्तन्योर। ठीक है, स्तन, स्तन्यो है, स्तन्य नहीं है, स्तन्यो न पूरा है यहाँ पे। स्तन्योर अधस्ताद, स्तन्य के आधा। ठीक है, दो अंगुल उभ्यता, दो अंगुल, कितना स्तन से आधा में जो आपका एरियोला रीजन है, इससे कितना अंगुल नीचे? दो अंगुल नीचे। कौन से वाला है? स्तन मूल है, यहाँ पे स्तन मूल है। और इस पे अगर अभिघात हो जाए क्या लक्षण मिलेगा? कफ पूर्ण कोष्ठता म्रियते, कफ भर जाएगा सारी छाती में। ठीक है, उससे मर जाएगा। कफ पूर्ण कोष्ठता म्रियते, स्तन मूल में क्या होगा? कफ पूर्ण। ठीक है, फिर आइए आगे, स्तन चुचुकोर ऊर्ध्वम, स्तन चुचुक के ऊर्ध्व में। ठीक है, दो अंगुलुबिता, उससे ऊपर की तरफ कौन सा है? स्तन रोहितो, स्तन रोहितो। ठीक है, और ये किससे मरता है? लोहित पूर्ण कोष्ठता म्रियते, हाईलाइट कर लेना। स्तन रोहित जो है मांस मर्म। ठीक है, लेकिन लोहित पूर्ण कोष्ठता से मर रहा है। स्तन मूल जो है ये सिरा मर्म, लेकिन ये किससे मर रहा है? कफ पूर्ण कोष्ठता म्रियते। ठीक है, इनको दिमाग में याद रखना, उल्टे हो गए लक्षण यहाँ पे। ठीक है, तो स्तन मूल में कफ पूर्ण कोष्ठता, स्तन रोहित में, रोहित मतलब लोहित,
रोहित मतलब लोहित, लोहित पूर्ण कोष्ठा म्रियते। ठीक है। फिर आइए आगे, अपलाप और अपस्तंभ। ठीक है। अंशकूटयोर अधस्तात, अंशकूट के अधा में, ठीक है, पार्श्वयोर परिभाग्योर अपलापा, कि भाई जो अंशकूट है इनकी जो निचला बॉर्डर है, ठीक है, इसका निचले बॉर्डर को आपने पार्श्व पे ले आए, तो ये निचले बॉर्डर को जो स्कैपुलर ब्लेड है, ठीक है, इसका बिल्कुल जो इंफीरियर एंगल है वहां से आप बिल्कुल एक मार्क करो और पार्श्व की तरफ आओ, पार्श्व परिभागा। ठीक है। मतलब ये स्तन मूल से थोड़ा सा नीचे लेकिन पार्श्व में होगा, मतलब इस रीजन पे। ठीक है। अब क्या बता रखा है, अपलापो नाम। ठीक है। अपलाप में क्या होगा, रक्तत्र रक्तेन पूय भावम। अगर आपको पता होगा भाई, हमें कैसे भी हीमोथोरैक्स हो जाए तो हम क्या करते हैं, वहां पे पायोथोरैक्स हो जाए तो क्या करते हैं हम, भाई वहां पे चेस्ट ट्यूब डालते हैं ना, यहीं से डालते हैं। याद रखना, रक्तेन पूय भावम गतेन मरणम, रक्त पूय भाव हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है। फिर आइए अगला, उभय अत्र उर्सा, उर के दोनों तरफ नाड़ियों बात बहे, हाईलाइट कर लेना। बात बह नाड़ी वाला कौन सा है, अपर स्तंभ। ठीक है। और ये किससे होगा, बात वाली नाड़ियां, याद रखना अपस्तंभ कौन सी वाली है, बात वाली नाड़ियों वाला। और बात पूर्ण कोष्ठा, फिर काश श्वास से मरणम, बात पूर्ण कोष्ठा से और काश श्वास से मरता है। तो पहला नंबर हमें पता चला गुदमर्म, हमें पता ही है ये गुदमर्म जो है सद्यो प्राण सद्यो मरणम। दूसरा नंबर पे हमने पढ़ा कौन सा वाला, बस्ती, अल्प मास अल्प शोणित वाला। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बस्ती मरम के लिए बोला गया। दूसरा कि भाई सद्य मरण है अगर अश्मरी को छोड़ के व्रण बना है, अगर उभयता व्रण बना है तब भी नहीं बंदा बचेगा, अगर एक जगह व्रण बना है तो यतन से बच सकता है। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, भाई तीसरा नंबर हमने पढ़ा नाभि, नाभि किससे प्रभव है, सिरा प्रभव, और ये भी कैसा है, सद्य मरणम है। फिर इसके अगला हमने कौन सा पढ़ा, हृदय, हृदय कहां पे है हमें, जो उर और आमाशय का द्वार है, ठीक है, और दो स्तनों के मध्य वाला है। ठीक है। सतोरज तम का अधिष्ठान है, ये हृदय नामक मर्म है। फिर इसके बाद अगला था, हृदय के बाद अगला भाई आपका स्तनमूल, स्तनमूल कहाँ पे, स्तन्योर अधा, दो अंगुल, दो अंगुल अधा में स्तनों के भाई होता है हमारा स्तनमूल। ये कैसे मरता है, कब पूर्ण कोष्ठा, स्तन रोहित, रोहित में लोहित, ठीक है, स्तन से चुचुक से, स्तन चुचुक से दो अंगुल ऊपर स्तन रोहित होता है, रोहित लोहित से, मतलब लोहित पूर्ण कोष्ठता मरियते, कोष्ठता है। ठीक है। फिर आगे कफ पूर्ण कोष्ठता है, कफ पूर्ण कोष्ठता है वहां शब्द। ठीक है। फिर आइए अगला, अपलाप, अपलाप कहाँ पे होता है, अंशकूट के पार्श्व में होता है, अंशकूट का जो निचला आधा वाला ब्लेड होता है, ठीक है, उसमें इंफीरियर एंगल के बिल्कुल पार्श्व में होता है। रक्तेन पूय भावेन म्रियते, और अपस्तंभ में बात होती है, तो बात पूर्ण कोष्ठते आकाश श्वास से मरता है बंदा। क्लियर है। ठीक है। याद रखना अपस्तंभ में क्या है, बात का है। ठीक है। फिर आइए आगे, अब आते हैं पृष्ठ के मर्म। मैंने आपको याद करा है, कट्टी कुन्नी भाभी। ठीक है। कटिक तरुण, भाई कटी, कटी से कटिक तरुण, भाई कु से कुकुंदर, न से नितंब, फिर आपका पार्श्व संधि, फिर बृहति, फिर अंश फलक, और एंड में अंश। आइए जरा सबसे पहले आता है कटिक तरुण। कटिक तरुण कहाँ पे, पृष्ठवंश उभयता, मतलब पृष्ठवंश के दोनों तरफ, प्रतिश्रोणी कांड अस्थि, हमें आज भी पता है इसचियल ट्यूबरसिटी होती है जब हम पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन पे लेटाते हैं, जो भाई इसचियल जो हार्डनेस हो जाती है, जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, उनको मिलती है, जो बैठे रहते हैं बड़ी बड़ी देर सिटिंग पोजीशन पे, तो वो हार्डन्ड हो जाती है स्किन वहां पे इसचियल ट्यूबरसिटी की वजह से। ठीक है। इसचियल जो पार्ट है वो ऐसे करके बाहर निकल आता है। लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट को लेटाओ, भाई एनस को बिल्कुल सेंटर में रखो, उसके जस्ट पेरिफेरी में आपको हड्डी जो फील होगी बाहर को निकली प्रोजेक्टेड टाइप, वो इशियल ट्यूबरिसिटी है। वो क्या है, कौन सा मर्म है, वो कटिक तरुण है। ठीक है। अब देखो कटिक तरुण, तत्र शोणित क्षयात, ठीक है, तरुण है, ठीक है, कटि तरुण है, तो शोणित क्षयात, भाई शोणित क्षय हुआ तो पांडु भी वर्णो हीन रूप थे। आपको अगर याद होगा एक मूवी आई थी, क्या नाम है उसका, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम है ना, तो एक वो उसमें जो एक ओवर एक्टिंग करने वाला हीरो है जो, ठीक है, शाहरुख खान के सामने जो एक हीरो उसमें रूप में प्रदर्शित किया है ना, वो सारी टाइट पैंटे डाल के घूमता, बोला मेरी बर्ड्स से मेरी सुंदरता है। ठीक है। तो अब बर्ड्स से सुंदरता है तो बर्ड्स कहाँ पे है, कटिक तरुण में। तो पहला तो शोण दीक्षयात, अब बट सूख गए हैं उसके, तो पांडु भी बरनो, फिर हीन रूपस्य मरियते, कि मैं सुंदर नहीं रह गया, मेरे बट सूख गए हैं, तो हीन रूपस्य मरियते, हाईलाइट कर लेना, हीन रूपस्य कटिक तरुण है। ठीक है। तो शोणित क्षयात, पांडु विवरणो, और हीन रूपस्य म्रियते। फिर आइए अगला कुकुंदर, आइए आगे कुकुंदर। देखो पार्श्वी और जगन,
जगन मतलब हमारी जो ये रीजन है, ठीक है, हिप रीजन जो है, ठीक है, इसके जस्ट पार्श्व में बहुत मजा आता है इस मर्म को दबाएं जब आप, ठीक है। तो ये कौन सा है, कुकुंदर नामक मर्म है, ठीक है। ये क्या होगा अगर इस पे अभिघात हो जाएगा, स्पर्श अज्ञान अधा काय, अधा काय में स्पर्श का ज्ञान हो जाएगा जिसमें सेंसरी लॉस चला गया, ठीक है, चेष्टा उपघाता, और चेष्टा का भी उपघात हो जाता है, ठीक है। ये कौन से वाला है आपका, कुकुंदर मर्म। कुकुंदर मर्म में अभिघात होने पे क्या होगा, स्पर्श ज्ञान आधा काय, चेष्टा उपघातश्च। फिर आइए अगला, भाई नितंब। नितंब क्या है, नितंब कहाँ पे है भाई, श्रोणी कांड, कांड को ऊपरिया छाया छदनो, कि भाई नितंब थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। वो क्या बता रखा है इसको, तत्र अधा काय शोषा, भाई इसमें अधा काय शोष और दौर्बल्य मरणम। अच्छा, सबसे पहला, इससे पहला कुकुंदर था, कुकुंदर में क्या था कि आधा काय स्पर्श ज्ञान भी हो जाएगा, चेष्टोपघात भी हो जाएगा, लेकिन अगर आधा काय का शोष हो रहा है और दुर्बलता से बंदा मर जाता, दौर्बल्य मरणम। फिर आइए अगला आता नितंब के बाद पार्श्व संधि, जो आपको एक बिल्कुल पॉइंट दिखता है, ठीक है। पार्श्व संधि क्या है देखो भाई, स्तन मूलाद, स्तन मूल के, देखो स्तन मूल था, इसके जस्ट पीछे जो रीनल एंगल वाला एरिया है, ठीक है। नहीं नहीं, वो पार्श्व संधि नहीं है, वो तो बृहति है, मैं गलत पढ़ गया। हाँ ये बृहति है, ठीक ठीक, ये है पार्श्व संधि। पार्श्व संधि क्या है, आधा पार्श्व अंतर प्रतिबद्धो जगन पार्श्व मध्यो तीर्यक ऊर्ध्वम च जगन्नाथ पार्श्व संधि। और ये लोहित पूर्ण कोष्ठा मृियते, लोहित पूर्ण कोष्ठा से दो मर रहे हैं अब, कौन कौन से, रोहित और स्तन रोहित और आपका पार्श्व संधि, ठीक है। फिर आइए अगला लास्ट में आता है आपका भाई बृहति। बृहति में क्या लक्षण मिलेगा हमें, भाई कहां पे होता है, ये रीनल एंगल वाला एरिया है, ठीक है। इसमें शोणित अति प्रवृत्ति निमित्त उपद्रव मृियते, कि शोणित ज्यादा निकलता है, उसके जन्य जो उपद्रव पैदा होते हैं उससे बंदा मर जाता है। फिर आइए अगला आता है आपका अंश फलक। अंश फलक क्या है भाई, पृष्ठ ऊपरी पृष्ठ वंशोपिता त्रिक संबंधे अंश फल के नाम, ठीक है। बाहवो स्वाप शोषो, ठीक है, हाईलाइट करना, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। उसकी वजह, इसकी वजह से बाहवो स्वाप, बाहु का भी स्वाप कर देता है अगर ब्रैकियल प्लेक्सिस को दबा दे वो, तो बाहवो स्वाप और शोष, बाजुओं में स्वाप हो जाएगा और शोष हो जाएगा। लेकिन भाई आपका जो फ्रोजन शोल्डर है वो अंश मर्म का है, स्तब्ध बाहुता। अंश मर्म कहां बता रखा है, बाहुर ऊर्ध्व, बाजू के ऊर्ध्व में, ठीक है, ग्रीवा मध्य, ठीक है, बाजू और ग्रीवा के मध्य में, ये वाला पॉइंट जो है ये स्नायु मर्म है, अंश मर्म, ठीक है। अंश पीठ स्कंद निबंधनो अंशो नाम तत्र स्तब्ध बाहुता, इसकी वजह से स्तब्ध बाहुता हमें लक्षण मिलता है, ठीक है। तो अब हमें फिर से आते हैं कटिक तरुण। कटिक तरुण क्या है कि भी शोणित क्षय हो गया उसको, भाई पांडु हो गया, विवरण हो गया, हीन रूपश्च मृियते। दूसरे नंबर पे आता है आपका कुकुंदर। कुकुंदर में क्या हुआ भाई, स्पर्श ज्ञान हो गया, सेंसरी भी चला गया, मोटर रिस्पॉन्स भी चला गया, स्पर्श ज्ञान अदस और साथ में चेष्टोपघातश्च। फिर अधा काय का शोष होगा, नितंब पे अगर पड़ेंगे, है ना, अगर डंडे पड़ते थे जब नितंबों पे तो भाई शोष हो जाता था वहां पे, अधा काय शोष दुर्बल्य मरणम च। फिर अगला आता है आपका भाई पार्श्व संधि। पार्श्व संधि में क्या हमें लक्षण मिलेगा, लोहित पूर्ण कोष्ठा मृियते। फिर इससे ऊपर आता है बृहति, इसमें क्या होता है, रक्त ज्यादा निकल जाता है, तो शोणित भाई अति प्रवृत्ति जन्य उपद्रव से बंदा मर जाता है, निमित्त उपद्रव्य मृियते। फिर अगला आता है आपका अंश फलक, भाई बाहवो स्वाप शोष, और स्तब्ध बाहुता किसका है, आपका स्तब्ध बाहुता जो है हमारा अंश वर्म का है। देखो स्तब्ध पादता और खंजता वो किसका था, गुल्फ का, ठीक है। लेकिन स्तब्ध उसका नहीं था, हाथों का नहीं था, मणिबंध का नहीं था, वो मणिबंध का क्या था, कुंठ था, ठीक है। लेकिन स्तब्ध बाहुता किसका लक्षण मिला यहाँ पे हमें, स्तब्ध बाहुता हमें लक्षण मिला जो हमारा अंश मर्म है, ठीक है। अब लास्ट में बचे हमारे पास ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म। ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म जो है सबसे पहले आता है आपका भाई चार धमनियां, ठीक है। बोला कंठ नाड़ी उबेता, कंठ नाड़ी के दोनों तरफ ये वाली जो है, ठीक है, क्या है, चतस्रो धमनिया, दो नीला द्वय मन्या, ठीक है, दो नीला है दो मन्या है। और इससे क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, आप देखना एक मनोज शर्मा करके हैं, डॉक्टर मनोज शर्मा है, उनको देखना आप, वो करते हैं, वो बोलने लगा देते हैं, यहाँ यहाँ पे कुछ कपिंग थेरेपी करते हैं, ठीक है। मूकता स्वर वैकृत्य अरसग्राहिता, इसके ऊपर अभिघात हो जाएगा तो मूकता हो जाएगी, स्वर वैकृत्य हो जाएगा और अरसग्राहिता हो जाएगा। फिर आइए ग्रीवा के
ठीक है। ग्रीवा के उभयता कौन से वाला उभयता, चतस्रा शिरा मात्रिका, कि भाई ग्रीवा के दोनों ओर चार चार शिरा मात्रिकाएं होती हैं, 8 शिरा मात्रिकाएं होती है ना। 8 शिरा मात्रिकाएं, 4 धमनियां होती हैं, 2 नीला 2 मन्या, ठीक है। इस तरीके से 12 हैं ये धमनियां, मतलब शिरा धमनियां, ठीक है। इसमें अगर होगा तो सद्य मरणम हमने पढ़ रखा है इसका। फिर आइए क्रिकाटिका। क्रिकाटिका क्या है भाई, सिर और इसका जो ग्रीवा का यूनियन है, ठीक है। अगर इस पे चोट लग जाए, जो कुत्ता देखा अपनी गाड़ी में ऐसे ऐसे करके मुंडी हिलाता रहता है ना, गाड़ी चलती रहती है मुंडी हिलती रहती है ना, तो चल मूर्धता, उसमें ऐसे लक्षण मिलता है, ऐसे ऐसे मुंडी घुमाता रहता है। अगर कोई पपरोड़ा गया हो या रहता हो तो उसको पता होगा कि एक वहां पे इलेक्ट्रिशियन है, वो स्कूटी चलाता है, ऐसे बूढ़ा सा ऐसे ऐसे गर्दन चलते चलते ऐसे ऐसे हिलाता रहता है वो, ठीक है। तो ये चल मूर्धता किसका लक्षण है, क्रिकाटिका के ऊपर अगर भाई चोट लग जाए। फिर आइए विदुर। विदुर कान के पीछे है तो क्या होगा, बाधिर ही होगा ना इससे। फिर आइए आगे, ग्राण मार्ग उभ्यता। ग्राण मार्ग के दोनों तरफ पे कौन सा होगा, ये वाला यहाँ पे फण मर्म होगा। ये कहाँ, क्या इसके अभिघात होगा, क्या होगा, गंधक अज्ञानम, याद करने की जरूरत तो नहीं। फिर आइए आपका अपांग। अपांग में क्या होगा भाई, देखो, भ्रू पुच्छ आंतर्योर अक्षिण्योर बाह्यता। भ्रू पुच्छ के अंत में और आंखों के बाहर में, ये बिल्कुल पॉइंट जो है अपांग बता रखा है। फिर तत्र आंध्यो दृष्टि उपघाता वा, इसमें आंधे लक्षण मिलेगा, दृष्टि उपघात मिलेगा। फिर भ्रू के ऊपर होगा यहां, जैसे ये है अवर्त, ठीक है। भ्रू ऊपरी, कहाँ पे चला गया, हाँ, भ्रू ऊपरी निम्न और आवर्तो नाम, भाई तत्रापि आंध्य दृष्टि उपघात होगा, इसमें भी आंध्य दृष्टि उपघात होगा। फिर आइए अगला आपका भाई आपका शंख मर्म, ठीक है। शंख मर्म ये है सद्यो प्राण हर मर्म, ठीक है। देखो, भ्रुवो अंत्योर ऊपरी कर्ण ललाट मध्य, कर्ण ललाट मध्य, कर्ण ललाट मध्य, ठीक है। कौन सा आया, ये ललाट है, ये कर्ण है, इनके मध्य में कौन है, ये पुड़पुड़ी शंख, ठीक है। तो सद्यो मरणम। फिर आइए शंख के ऊपर में ये जो एंगल बनता है ये वाला, ठीक है। ये वाला कौन सा है आपका भाई, उत्क्षेपो सांस तत्र सशल्यो जीवेत, पाकात पतित शल्यो वा, कि भाई सशल्य भी जीवित रहता है, खुद पक के शल्य गिर जाए तो भी जीवित रहता है। नौ धृत्य शल्या, ठीक है, इसको शल्य को नहीं निकालते हैं। फिर स्थपनी, स्थपनी भी उत्क्षेप की तरह ही है, विशल्य घनी मर्म है। फिर आइए सीमंत। सीमंत का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीमंत 5 हैं, इनमें उन्माद भय चित्तनाश मरणम, ठीक है। 5 सीमंत हैं, इनमें उन्माद भय, जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, ये आपके सीमंत मरण पे आते हैं। फिर आइए आपका लास्ट में आता है भाई श्रृंगाटक मरण, सद्यो मरण है और अधिपति भी सद्यो मरण है। देखो श्रृंगाटक, श्रोत्र, ये जो हमारा प्लेक्सिस जाता है ब्रेन की तरफ को ना, फोरामन ओबेल शायद उस जगह के आसपास का बोला गया है। घ्राण श्रोत्र अक्षि जीवा संतर्पणानि सिराणा मध्य, ये रेफरेंस पूछा जाएगा। ये क्या है, श्रृंगाटक मर्म है। और श्रृंगाटक तानी चतवारी मर्माणी तत्रापि सद्यो मरणम, ये सद्य मरण है। और अधिपति तो हमें पता ही है, मस्तक, ये हाथ रखो, यहाँ पे उंगली आती है, देखो, मस्तक अभ्यंतर उपरिष्टाद सिरा संधि सन्निपातो, इसको हाईलाइट कर लेना, रोम अधिपति अभरतो अधिपति, अधिपति मर्म होता है, इस पे भी सद्यो मरण लक्षण है। तो अब हमारे पास 2 धमनियां हैं, कौन सी, 2 नीला 2 मन्या, ठीक है। इन पे क्या होगा भाई, स्वर विकृति, अरसग्राहिता और मूकता होगी। दूसरे नंबर पे आता है आपका भाई सिरा मात्रिकाएं। सिरा मात्रिकाएं कैसी हैं आपकी भाई, सद्यो मरणम है। फिर इसके बाद अगला आता है क्रिकाटिका। क्रिकाटिका में क्या होगा, चल मूर्धता। फिर अगला आता है विदुर। विदुर में क्या होगा, बाधीर्य। फण, फण में क्या होगा, अरस ज्ञानम नहीं, अगंध ज्ञानम, ठीक है। फिर गंध अज्ञानम, मतलब अगंध ज्ञानम नहीं, गंध अज्ञानम, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है आपका अपांग। अपांग और आवर्त, इन दोनों के लक्षण क्या, आंध्य और दृष्टि उपघात। फिर इसके बाद अगला आता है आपका शंख। शंख प्रदेश पे क्या है, सद्यो मरणम। फिर शंख के ऊपर कौन सा है, उत्क्षेप। सशल्य जीवित रहता है, पाक हो के खुद गिर जाए शल्य तो भी जीवित रहता है, लेकिन उसको उद्धरण नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो बंदा मर जाएगा। और इसके उत्क्षेप की तरह ही हमारी स्टेपनी मर्म है, स्थपनी, ये बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, भ्रू मध्य वाली जो है, ठीक है, जहां पे बिंदियां लगाती हैं स्त्रियां, ठीक है। फिर इसको स्थपनी बोलते हैं, ये भी सेम उत्क्षेप आता है। फिर अगला आता है आपका भाई सीमंत। 5 जहां पे सिर पे सीमंत है, इनके ऊपर अभिघात लग जाए, उन्माद भय चितनाश, ठीक है, इससे मर जाता है आदमी। और लास्ट में दोनों सद्य मरण में है, श्रृंगाटक भी और आपका जो बच गया, ठीक है। आइए जरा अब आगे, श्लोक नंबर 29 30 31 बोला, अब इन मर्मों का प्रमाण भी हमें होना चाहिए, ठीक है। देखो, ऊर्वी शिरांसी बिटपेच
सकक्ष पार्श्वम एकम एकम उंगलिम इति स्तन पूर्व मूलम, कि भाई पूर्वी, शिरांशी, शिरांशी मतलब कूर्च शिर, बिटप और कक्षधर, ठीक है। फिर आगे सकक्ष पार्श्व, पार्श्व संधि, स्तन मूल, इन सब का एक एक अंगुली प्रमाण है। तो एक अंगुली प्रमाण वाले कौन से वाले हैं आपके? एक अंगुली प्रमाण वाले हैं हमारे यूबी, ठीक है, यूबी कुक पार्श्व स्तन मूल, यूबी कुक पार्श्व स्तन मूल, ठीक है, यूबी कुक पार्श्व स्तन मूल। यू से ऊर्वी, वी से बिटप, कू से कूर्चशिर, ठीक है। फिर क से कक्षधर, फिर आपका यूबी कुक पार्श्व स्तनमूल, स्तनमूल के पार्श्व में, ठीक है। तो स्तनमूल और पार्श्व इनका एक एक अंगुली प्रमाण है। फिर आइए आगे, सिद्धम, सिद्ध अंगुल द्वयम इतम मणिबंध गुल्फम, मणिबंध और गुल्फ का प्रमाण कितना है? मर्मों का दो दो अंगुल प्रमाण। फिर इससे बड़े ज्वाइंट आ जाते हैं, जानू और कूरपुर का कितना है? तीन तीन, त्रीणी एव जानू सप्रम सह कुरपराभ्याम। तो हमारे पास एक एक अंगुल प्रमाण वाले कितने आ गए बेटा? यूबी कुक पार्श्व स्तन मूल, ऊर्बी, बिटप, कूर्चिर, क से कक्षधर, पार्श्व से पार्श्व संधि और स्तन मूल, इन सब का एक एक अंगुली प्रमाण है। गुल्फ और जानू, सॉरी, गुल्फ और मणिबंध दो दो अंगुल प्रमाण, जानू और कूर पर, ठीक है, जैसे टांगों में जानू है हाथों में कूर पर है, ठीक है, इनका प्रमाण तीन तीन अंगुल है। फिर आइए आगे, अब कौन से बचे हमारे भाई? हृदय, बस्ती, गुद, नाभि, ठीक है, मैं उनको याद कराऊंगा पहले। हृदय, बस्ती, गुद, नाभि, क्लियर है। फिर आइए, इसमें हाईलाइट करने वाला है कूर्च, कूर्च को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। कूर्च शिर का प्रमाण कितना था? एक अंकुल। कूर्च का कितना प्रमाण है यहाँ पे पढ़ेंगे हम? 100 वाला, ठीक है, 100 पानी तल, ठीक है। आइए जरा, हृदय, बस्ती, कूर्च, कूर्च को हाईलाइट कर लेना, गुद, नाभि, बदंती, मूर्धनी, चतवारी, पंच च, गले दश यानी च द्वय, ठीक है। कि भाई कौन कौन से? हृदय, बस्ती, गुद, नाभि, जो चार श्रृंगाटक मर्म जो हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पंच सीमंत, गले में 10 तथा दो मतलब 12 जो मान रखे हैं, ठीक है। फिर ये इन सब का प्रमाण कितना है? स्व पानी तल मात्र, और बाकी जितने बच गए उनका अर्धंगुल प्रमाण है। स्वपानितल प्रमाण किसका है भाई? हृदय, बस्ती, नाभि, ठीक है, ये हमारे पास मिल गए, हृदय, बस्ती, नाभि और गुद, ठीक है। ये सद्य प्राणहर मर्म थे चारों के चारों। इसके अलावा कौन कौन से हैं बच्चे? इसके अलावा 5 सीमंत, 12 वो वाले, ठीक है, सिरा मात्रिकाएं और 4 श्रृंगाटक, ठीक है, ये सद्य प्राणहर वाले हैं सारे के सारे। और अंत में बच गया एक हमारे पास, क्या? कूर्च, कूर्च को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। सब मैक्सिमम सद्य प्राणहर मर्म है, और बाकी जो बच गया हमारा कूर्च है इसके अलावा, ठीक है। इसमें सिर्फ सीमंत और कूर्च ही है सद्य प्राणहर से बाहर, बाकी सारे सद्य प्राणहर वाले हैं ये, ठीक है। फिर आइए आप, बाकी जो बच गए उनका कितना है? शेषाणी इह परिविस्तर, विस्तरशो अंगुल अर्धम, आधा अंगुल प्रमाण, बाकी जितने बच गए सारों का आधा अंगुल प्रमाण है, ठीक है। एतत् प्रमाण अभिक्ष्य बदंती ततज्ञा शस्त्रेण कर्म करणम परिहृत्यम कार्यम, केवल हमें अगर इनका प्रमाण पता है तो हम उस एरिया को उतना बचा के रखेंगे, ठीक है। पार्श्व अभिघातम इह निहंती मर्मम तस्मात् मर्म सदनम परिवर्जनीय, कि भाई हमें इसलिए मर्म स्थान को छोड़कर ही शस्त्र कर्म करना चाहिए। अब कुछ चीजें अष्टांग हृदय की लिख लेना दोस्तों, लिखो जरा अष्टांग हृदय की कुछ चीजें। पहला, शाखा, पहला लिखना, शाखा मरम विद के लक्षण सेम एज सुश्रुत, बट दो अलग बता रखे हैं। मणिबंध और कूरपर पे अभिघात होने पर कोणे, मणिबंध और कूरपर पे अभिघात होने पर कोणीय लक्षण माना है।
कोण, दोनों का लक्षण कोणीय है। को अदण्य कोणीय। और कक्षधर पे अभिघात होने पर कुणित्व। अष्टांग हृदय का लिखवा रहा हूं, एक वो परिभाषा आपको लिखवाई थी। कक्षधर पे अभिघात होने पर कुणित्व। ठीक है, एक मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी विश्व स्पंदनम जो है ना, वो इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना। फिर मर्मों के भेद इन्होंने 6 मान रखे हैं। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि और धमनी मर्म। ठीक है, मांस मर्म 10 माने हैं, सिरा मर्म 37, स्नायु 23, मांस 10, सिरा 37, स्नायु 23, अस्थि और संधि सेम है सुश्रुत जैसे 8 और 20, और धमनी मर्म है 9। मैंने आपको लिखवा रखे हैं ये कल। ठीक है, मैं इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा। ठीक है, 9 जो धमनी मर्म है वो कौन से हैं? विधवा की गुदा में श्रृंगार देखकर स्तब्ध रह गए, कि मतलब विधवा से विदुर मर्म 2, ठीक है, गुदा से गुद मर्म 1, 3 हो गए। फिर भाई श्रृंगाटक 4, कितने हो गए? 4 और 3 7, 2 बच गए अपस्तंभ। ये क्या है? ये आपके धमनी मर्म मान रखे हैं। ठीक है, और वो आपको मैंने बता भी रखा था कौन कौन से चेंज कर रखे हैं। ठीक है, आइए जरा अब प्रमाणों का वर्णन लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाण इनके। पहला, यूबी कुक। यूबी कुक, जो 4 ही मान रखे हैं ये। यूबी कुक का प्रमाण 12 अंगुल माना है। पूर्वी, बिटप, कक्षधर और कूर्चशीर, इनका प्रमाण कितना माना है? 12 अंगुल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अष्टांग हृदय ने। दूसरे नंबर पे मणिबंध, गुल्फ और स्तनमूल, इनका प्रमाण 2 अंगुल। मणिबंध, गुल्फ और स्तनमूल, इनका प्रमाण 2 अंगुल माना है। मणिबंध, गुल्फ और स्तनमूल, इनका प्रमाण 2 अंगुल माना है। ठीक है, मतलब स्तनमूल का भी इन्होंने 2 अंगुल मान दिया। उन्होंने सिर्फ मणिबंध और गुल्फ का ही माना है, इन्होंने स्तनमूल भी ऐड कर दिया। फिर 3 अंगुल सेम एज सुश्रुत, जानूर कुरपरी। 3 अंगुल प्रमाण सेम एज सुश्रुत। स्वतल प्रमाण सेम एज सुश्रुत। स्वतल प्रमाण सेम है सुश्रुत, जिन जिन का बताया, हृदय, बस्ती, नाभि, गुद। फिर इसके अलावा 4 श्रृंगाटक। फिर भाई इसके अलावा जो आपके बच गए कौन से वाले, वो जो 4 श्रृंगाटक थे, 5 सीमंत थे शायद, 12 वो धमनियां थी, 2 नीला 2 मन्या और 8 शिरा मात्रिकाएं। ठीक है, और एक और बच गया कूर्च। इन सब का प्रमाण स्वपाणितल प्रमाण है। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका जो बच गए उनका आधा अंगुल प्रमाण। ठीक है, साइड में 2 पॉइंट लिख लेना बस, इंपॉर्टेंट इसे हाईलाइट करके। सुश्रुत पार्श्व संधि का प्रमाण 1 अंगुल, और अष्टांग हृदय आधा अंगुल। याद, इनको हाईलाइट कर लेना ताकि आपको याद रहे ये अलग से जो है। ठीक है, स्तन मूल का प्रमाण सुश्रुत 1 अंगुल, अष्टांग हृदय 2 अंगुल। ठीक है, बाकी आप पकड़ लेंगे आराम से। बाकी आप पकड़ लेंगे, यूबी कुक जो है आपका 12 अंगुल प्रमाण का है। क्लियर है? आए जरा आप आगे दोस्तों। फिर आओ 32, 33, 34 नंबर रेफरेंस। ठीक है, छिन्नेशु पानी चरणेशु सिरा नराणाम संकोचेत। ठीक है, कि भाई अगर हाथ पैर काटने पर मनुष्य की सिराओं के संकोच को प्राप्त होने के कारण थोड़ा सा रक्त बाहर निकलता है, लेकिन अगर भाई किसी का भाई हाथ पैर काटना पड़ जाए, देखो, क्षिप्रेशु तत्र सतलेशु हतेषु रक्तम गच्छते अतीब पवनश रुजम करोति, कि अगर किसी का हाथ पैर कट गया, उसमें वायु अधिक निकल रही है, अधिक रक्त निकल रहा है, तो भाई इसमें क्या होगा
कि एवं विनाशम उपायंती ही तत्र विद्या वृक्षा, कि भाई ये जिस तरीके से वृक्ष का मूल को काट दो तो भाई उड़ जाता सारा वृक्ष, तो वैसे ही ये बंदे को मार देता है। इसलिए आपको एम्पुटेशन का रूल दे दिया इन्होंने यहाँ पे। तस्मात भाई तयोर अभिहतस्य तू पानीपादम छेतेत आशु मणिबंध गुल्फ देशे, बोला इमीडिएट उसको मणिबंध, अगर उसका रक्त नहीं रुक रहा तो इमीडिएट उसको मणिबंध या गुल्फ से उसको काट के एम्पुटेट कर दो। अगर किस पे होगा, किस किस पे, तल हृदय और आपका जो ये बले हैं क्षिप्र मर्म है, ठीक है। अगर इस पे अभिघात होने पर भाई अगर उसका रक्त नहीं रुक रहा है तो बंदे के मणिबंध या गुल्फ से उसको उड़ा दो, हाईलाइट कर लेना इसको। किसके लिए बोला गया, किन दो मर्मों पे विद्ध होने पर, क्षिप्र और तल हृदय पे। फिर आइए कि 35 36 नंबर रेफरेंस, मर्माणी शल्य विषय आर्दम उदाहरणती, हाईलाइट कर लेना। मर्म जो है हमारे शल्य विषय आर्द है। शल्य विषय आर्द मर्म को बोला गया, शल्य चिकित्सार्थ किसको बोला गया, रक्त मोक्षण को। और चिकित्सार्थ किसको बोलते हैं, बस्ती को, आपको पता ही है सुचर, है ना, बात को मेन दोष मानते हैं ना, तो चिकित्सार्थ बोलते हैं शब्द बस्ती के लिए। शल्य चिकित्सा, शल्य लिखा गया तो रक्त मोक्षण आ जाएगा। और विषयार्थ जिसको भाई शल्य चिकित्सा करनी है उसको भाई, और बाकी ना भी पड़ा पता हो, मर्मों का पता चल गया तो उसको आधे विषय पता चल गए, ठीक है, कि कहाँ पे मेरे को इंसिजन नहीं देना है। फिर आइए श्लोक नंबर 37, ठीक है, कि मर्मों में क्या होता है। मर्मों में बोला सत्व रजतम बात पित्त कफ दोनों रहते हैं, देखो जरा श्लोक नंबर 37 में, सोम मारु तेजांसी रज सत्व तमांसी च मर्मांसु प्रायशा पुंसाम भूतात्मा च अवतिष्ठति, भूतात्मा भी वहीं पे रहती है। सत्व रजतम बात पित्त कफ और भूतात्मा कहाँ रहती है, मर्मों में, हाईलाइट कर लेना इसको, भूतात्मा भी बताई है, ठीक है। फिर आइए सबसे 38 39 40 41 नंबर रेफरेंस, देखो, इंद्रियार्थेषु असंप्राप्तिर मनोबुद्धि विप्रिया रुजश्च विविधा तिब्रा भवंती आशु हरे हते, ठीक है, कि भाई हमें सद्य प्राणहर अभिघात हो जाए तो इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति, इसको हाईलाइट कर लेना, इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति, मन बुद्धि विप्रिय, ठीक है, ये लक्षण मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पे आता कालांतर में धातु क्षय, हाईलाइट कर लेना इसको, हते कालांतर अग्नि तु ध्रुवो धातु क्षय निर्णाम, धातु क्षय से वाले लक्षण मिलेंगे। ततो धातु क्षयात जंतुर वेदना भी नश्यति, धातु क्षय की वजह से वेदना होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से मर्म पे अभिघात होने पे धातु क्षय होता है, तो बंदे सद्य प्राणहर मार देते हैं, नहीं ये कालांतर है, ठीक है। सद्य प्राणहर में क्या लक्षण मिलता है हमें, इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति, मन बुद्धि सब विभ्रम हो जाएगा, खज्जड़ी हो जाना भाई बंदे ने। फिर आइए अगला वैकल्य कर, हते वैकल्य जननम केवलम वैद्यम नैपुण्याद शरीरम क्रिया युक्तम, कि भाई अगर निपुण वैद्य होगा तभी क्रिया युक्त होगा शरीर, नहीं तो विकलता उसकी परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट डिसेबिलिटी में चला जाएगा। फिर रुजा कराणी मर्माणी क्षतानी विविधा रुजा कुर्वन्ति च, ठीक है, वैकल्यम कुशल वैद्य वशको यदि, कि भाई अगर भाई विशल्य गनम सॉरी रुजाकर मरम के ऊपर भाई अभिघात हो जाते तो पीड़ाएं होगी, लेकिन अगर उसको कोई भाई मिल गया कोई बीएमएस ढंग का, तो उसने अज्ञेय वैद्य मिल गया तो उसको विकलता भी उत्पन्न हो जाएगी रुजाकर में, ठीक है, सीप लगा दी है इन्होंने यहाँ पे। फिर आइए मर्मों के समीप भाग पर छेदन भेदन अभिघात जलन धारण, इन सारे मर्मों के अनुरूप लक्षण होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। मर्म अपघात पर कम उपद्रव वाले और निरुपद्रव होते हो ऐसा नहीं है, ठीक है, भाई विकलता और मृत्यु अवश्य मिलती है, हाईलाइट कर लेना इसको, वैकल्यम मृच्छन्ते अथवा म्रियंते, कि भाई या तो विकलता हो जाती है बंदे को या मृत्यु। फिर मर्म के विकार कैसे होते हैं, कृच्छ साध्य, हाईलाइट कर लेना, प्रायण ते कृच्छतमा भवंती, श्लोक नंबर 44, ये कृच्छतम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम हमारा मर्म ज्ञान खत्म होता है। कल हम 7वां 8वां चैप्टर कर लेंगे, फिर 9th और 10th को करते करते हमें संडे लग जाएगा इस बार, ठीक है, संडे तक हमारा 10th कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।